अच्छा जी। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टाइटल है आपके सामने, आपको नजर आ रहा है जी। फॉल ऑफ बशरुल असद रजीम। ठीक है। बशरुल असद जो सीरिया मुल्क शाम के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है। 2024 के अंदर उनकी एक लंबी जर्नी। ठीक है। उनकी आखिरकार जो रजीम है, जो गवर्नमेंट है, वो खत्म हुई। ठीक है। एक नई गवर्नमेंट बन गई। यही हमारा आज का लेक्चर है। इसी को आज हमने अंडरस्टैंड करना है, जो कि 2024 का आप कह लें मिडल ईस्ट का, फलस्तीन के बाद सबसे बड़ा इशू यही रहा है। ठीक है। तो हमने आज में देखना है जी फॉल ऑफ बशरुल असद। आपको मोस्ट लेफ्ट पिक्चर जो नजर आ रही है ये बशरुल असद साहब है। ठीक है। और जो साथ जो मिड में पिक्चर नजर आ रही है ये जो नई गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट बनी है। केयर टेकर मतलब जो अबूरी गवर्नमेंट बनी है। ठीक है। ये इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है। तो हमारे पास आज का लेक्चर क्या है जी, फॉल ऑफ बशरुल असद रजीम, यानी कि बशरुल असद जो थे, जो प्रेसिडेंट थे, उनकी हुकूमत आखिरकार खत्म हुई। ठीक है। जो कि अबाउट 1970 से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। जो कि पहले इनके वालिद साहब की थी, उसके बाद इनके हाथों में आई, और आखिरकार 2024 में इनकी जो गवर्नमेंट है वो खत्म हो गई। ठीक है। तो इतनी लॉन्ग स्टैंडिंग गवर्नमेंट 1970 से स्टार्ट हुई और अब जाके खत्म हो रही है, तो इसका मतलब है तब से लेके अभी तक सिर्फ दो पर्सन ने, फादर और उसके जो बेटा है, उसने मुल्क शाम पे या सीरिया पे हुकूमत की। ठीक है। गवर्नमेंट खत्म कैसे हुई, गवर्नमेंट का अरूज कैसे आया, सारी हिस्ट्री आज के लेक्चर में हम पढ़ते हैं जी। सबसे पहले आज के लेक्चर की आउटलाइन देख लेते हैं। हमारी आउटलाइन में सबसे पहले हम देखेंगे दी राइज ऑफ असद रजीम। ठीक है। जो असद रजीम है, हाफिजुल असद। ठीक है। जो इनके वालिद का नाम था जी हाफिजुल असद, या हफीजुल असद कह सकते हैं आप। जो कि 1970 से स्टार्ट हुई और 2000 में जब उनकी डेथ हुई तब खत्म हुई। ठीक है। उसके बाद बशरुल असद साहब आ गए, जो कि 2000 से स्टार्ट हुई और 2011 तक कंटिन्यू रही। 2011 में बहुत ज्यादा कोशिश की, पूरे मिडिल ईस्ट में चेंजिंग आई। ठीक है। पूरा जो मिडिल ईस्ट था, वस्ती एशिया, उसमें डिफरेंट कंट्रीज में आपके लिए नई गवर्नमेंट्स बनी। इसकी गवर्नमेंट में भी बहुत ज्यादा तब्दीलियां आई, लेकिन इसकी गवर्नमेंट खत्म ना हो पाई। ठीक है। उसके बाद सीरियन सिविल वॉर स्टार्ट हो गई, जो कि 2011 से स्टार्ट हुई और कंटिन्यू रही। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे फैक्टर्स दैट कुड लेड दी टू द फॉल ऑफ असद, आर डिटेल्ड एनालिसिस विद केस स्टडीज। ठीक है। तो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक क्लैप्स आया। ठीक है। द एचिलस हील ऑफ डिक्टेटरशिप। एचिलस हील, ये एचिलस हील का मतलब है वीकनेस, वल्नरेबिलिटी, कमजोरी। ठीक है। तो जी मुआशी हालात खराब हुए, पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ वार क्राइम्स। ठीक है। कि जो सियासी जो रुझान था, यानी कि जो बशरुल असद है वो आइसोलेट हो गया, अकेला रह गया। इंटरनल डिसेंट एंड प्रोटेस्ट मूवमेंट्स, और मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा एहतजाज हुए। उसके बाद फॉरेन प्रेशर एंड मिलिट्री थ्रेट, जो फॉरेन प्रेशर आया। और उसके बाद है मिलिट्री डिफेक्शन एंड लीडर्स स्ट्रगल्स। ठीक है। और उसकी जो अपनी मिलिट्री है वो कोलैप्स कर गई, तबाह हो गई। उसके बाद आप कह लें कि बशरुल असद का कोलैप्स हुआ, आखिरकार उसकी वो पाया तकमील को पहुंचा। ठीक है। उसके बाद हम करंट फैक्टर्स की बात करेंगे, करंट फैक्टर्स बिहाइंड द पोटेंशियल फॉल ऑफ असद रजीम, के जी करंट फैक्टर्स सिर्फ 23 और 24 में जो जो मामला हुए या उसको देखेंगे हम। तो इसमें वही इकोनॉमिक कोलैप्स, सारे पॉइंट वही हैं, लेकिन इनको हम केस स्टडी के साथ, केस स्टडी का मतलब कि बिल्कुल ऐसा ही किसी और कंट्री में भी हुआ। ठीक है। हर एक पॉइंट के साथ केस स्टडी डिस्कस करेंगे कि इस जैसा सेम वाकया इस कंट्री में भी रूनुमा हुआ और उसका नतीजा क्या निकला और इसका नतीजा क्या निकला, इसका रिजल्ट क्या निकला। इसके बाद हम देखेंगे प्रोक्सीज ऑफ ग्लोबल पावर्स इन सीरिया। ठीक है। तो ग्लोबल पावर्स में आपको पता है अमेरिका है, रशिया है। लेकिन यहाँ पे कौन कौन इन्वॉल्व था जी, अमेरिका इन्वॉल्व था, रशिया इन्वॉल्व था, तुर्की इन्वॉल्व था, यूएई इन्वॉल्व था, और ईरान इन्वॉल्व था। ठीक है। तो ये फॉरेन पावर्स एक ही जगह पे आप कह लें कि जब इकट्ठी हो गई, ठीक है, तो फिर रशिया का क्या हाल होना था वो आपको पता ही है। ये हमने एक एक बात को डिटेल में देखना है। द फ्यूचर ऑफ सीरिया आफ्टर द फॉल ऑफ असद रजीम, जी असद रजीम जो दिसंबर 2024 में खत्म हुई, एक नई केयर टेकर गवर्नमेंट बनी, तो उसके बाद उसका फ्यूचर क्या है। ठीक है। जो अबूरी हुकूमत बनी है उसे कौन कौन से चैलेंजेस का सामना है। ठीक है। वो किस तरह से इस मुल्क को बेहतर बना सकते हैं। ठीक है। या वो दोबारा आप कह लें कि दोबारा वो क्राइसिस में चला जाएगा, ये सारी चीजें हम देखेंगे जी।
अच्छा जी, सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। इंट्रोडक्शन में ये है कि जो असद रजीम थी, जो कि जिसने अबाउट 5 डिकेड्स, ठीक है, 1970 से स्टार्ट होने वाली 2024 में आखिरकार उसका खात्मा हो गया, ठीक है। उसमें आप कह लें इकोनॉमिक क्राइसिस थे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, जो एक्सटर्नल सपोर्ट थी उसका खत्म हो जाना, ठीक है। और जो आप कह लें फॉरेन जो पावर्स थी, उनका आप जो फंडिंग कर रही थी, वो फंडिंग करना बंद हो जाना, जिसकी वजह से आप कह लें कि जो बशरुल असद की गवर्नमेंट है वो खत्म हुई। अभी हमने इसका डिटेल एनालिसिस देखना है जी। अच्छा जी, द राइज ऑफ असद रजीम 1970 टू 2000। अच्छा, मैं 1970 से भी पहले की कुछ बातें बताने लगा हूं। अच्छा जी, 1915 कह लें या 1914, 1914 की बात है, ठीक है। उससे पहले जो थी आप कह लें कि सल्तनत उस्मानिया थी मुल्क शाम पर, ठीक है। जब सल्तनत उस्मानिया थी, अच्छा उससे भी पीछे जाए तो आसा सल्लम के बाद तकरीबन 7th सेंचुरी के अंदर, ठीक है, अबाउट 7th सेंचुरी के अंदर जो थे, जो हमारे चौथे खलीफा के बाद आप कह लें कि मुआविया खानदान आया, ठीक है। तो उसकी हुकूमत रही, उसके बाद अब्बासी खानदान रहा, उसके बाद फातिमिद खानदान रहा, इसके अलावा और भी गवर्नमेंट्स आती रही। फिर ये एरिया सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में आ गया। लेकिन जब वर्ल्ड वॉर 1 हुई, ठीक है, और आप कह लें पूरी दुनिया में चेंज आया, काफी लोग मारे गए, उसके बाद ये जो सीरिया है, ये जो मुल्क शाम है, ये फ्रांस के कंट्रोल में चला गया, ठीक है। ये किसके कंट्रोल में चला गया था? फ्रांस के कंट्रोल में चला गया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद सल्तनत सल्तनत उस्मानिया के टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक है, जिसमें तुर्की था, अरब ममालिक की कई रियासतें थी। तो जो सीरिया है ये किसके कंट्रोल में चला गया? फ्रांस के कंट्रोल में चला गया। लेकिन फ्रांस ने आप कह लें कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मामलात खराब किए, ठीक है। मामलात जैसे खराब होते रहे तो उसके बाद 1939 पे आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हो गई। और 1944 में जाके वर्ल्ड वॉर 2 आप कह लें कि खत्म हुई, जब अमेरिका ने एंट्री की। तो 1945 में लोग वहां के कहना शुरू हो गए कि भाई हमें फ्रांस से आजादी चाहिए। लोगों ने एहतिजाज करना शुरू कर दिया। तो लोगों के एहतिजाज के रद्द अमल में फ्रांस ने यहाँ पे बम्बार्डमेंट की, ठीक है। फ्रांस ने यहाँ पे हर तरह का आप कह लें मैसिव या एक्सप्लोसिव मीन यूज किए, बम्बार्डमेंट की, कई लोग मार दिए, ठीक है। जिसके नतीजे में जो फॉरेन पावर्स थी, जिसमें अमेरिका था या यूएनओ थी और यूके था, उन्होंने फ्रांस को कहा कि भाई आप इस एरिया से चले जाओ, ठीक है। जैसे आप कह लें कि बरतानिया का रूल था बरे सगीर पे, कॉलोनियल रूल था ना, कॉलोनाइजेशन था, कि अपनी गवर्नमेंट को छोड़ के किसी और एरिया पे अपनी गवर्नमेंट को कायम रखना। इसी तरह फ्रांस ने सीरिया पे कंट्रोल किया हुआ था। तो 1945 में जब उसने बम्बार्डमेंट की, कई लोग सीरिया के मारे गए, तो फॉरेन पावर्स में यूएसए, यूके, नेटो, इन तीनों ने मिल के क्या किया कि फ्रांस को धमकी दी कि भाई आप चले जो, अदरवाइज आप हमारे दुश्मन होंगे, क्योंकि आपने सीरिया के अंदर ये मामलात खराब कर दिए हैं, ठीक है। तो फिर हुआ ये कि 1946 में वो चला गया फ्रांस इस एरिया को छोड़ के। तो 1946 में सीरिया के अंदर एक नई गवर्नमेंट कायम हुई, ठीक है। सीरिया आजाद हो गया, ठीक है। और जब सीरिया आजाद हुआ तो उसके बाद यहाँ पे आई दी बाथ पार्टी, ठीक है। दी बाथ पार्टी 1950 के अंदर आई और उसी की गवर्नमेंट रही। अच्छा जी, पान अरब सोशलिस्ट मूवमेंट, ये पान अरब सोशलिस्ट मूवमेंट क्या है? पान अरब सोशलिस्ट मूवमेंट का जो आप कह लें, ये एक मूवमेंट थी, एक ऑर्गेनाइजेशन थी। ये चाहती थी कि जिस तरह पहले सल्तनत उस्मानिया के दौर में जो इस्लामी रियासतें थी, वो एक ही आप कह लें सल्तनत उस्मानिया के कंट्रोल में थी, ये यूनाइटेड थी, एक ही तरह थी, ठीक है। तो ये चाहती थी कि भाई जो है ये सारी रियासतें दोबारा इकट्ठी हो जाए, इत्तेहाद हो जाए और एक ही पर्सन के कंट्रोल में चली जाए, और दोबारा इनको ये पावर रीगेन हो जाएगी, ठीक है। और ये दोबारा वेस्ट जो मगरिब है इसका मुकाबला कर पाएंगे। लेकिन अब चूंकि आप कह लें कि जो सल्तनत उस्मानिया की जिस दौर में आप कह लें कि वो जिन एरिया पे काबिज थी, तो उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके थे। तो वहां के जो बादशाह हजरात थे, ठीक है, तो वहां के जो बादशाह हजरात थे वो ये नहीं चाहते थे कि भैया इसका आप कह लें ये यूनाइटेड हो। वो अपनी अपनी पावर चाहते थे, वो पावर को सरेंडर नहीं करना चाहते थे, वो इत्तेहाद नहीं चाहते थे मुस्लिम ममालिक आपस में, ठीक है। तो ये जो पान अरब
नेशनलिज्म है, बाथ पार्टी ने पहले इसको सपोर्ट किया और बाद में इसकी मुखालफत कर दी कि भाई हम इकट्ठे नहीं होना चाहते, हम अपनी गवर्नमेंट खुद ही चलाना चाहते हैं, हम किसी भी मुस्लिम रूल के नीचे या अंडर कंट्रोल में काम नहीं करना चाहते, ठीक है। तो तो फिर हुआ ये कि जो पान अरब नेशनलिज्म थी, ये जो मूवमेंट थी, इसके अंदर जो चंद मुमालिक थे वो सीरिया के खिलाफ हो गए, ठीक है। तो वो जब सीरिया के खिलाफ हुए तो उन्होंने सीरिया के अंदर डिफरेंट टाइप की मूवमेंट स्टार्ट कर दी, लोगों को वर्गलाना शुरू कर दिया और गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। यहां तक आपको समझ आ गया होगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि हाफिजुल असद जो कि एयरफोर्स के ऑफिसर थे, और जो बाथिस्ट पार्टी जो आई थी 1950 में, उसका लीडर भी था ये। उसने जब देखा कि ये जो पान अरब नेशनलिज्म लोग हैं, ये गवर्नमेंट के साथ नए कन्फ्लिक्ट पैदा कर रहे हैं, ठीक है, तो उसने यही गैप का फायदा उठाया और सबको कहा जी अपनी गवर्नमेंट को सरेंडर करो, आज के बाद आपका लीडर मैं हूँ, ठीक है जी। और इसने क्या किया जी, ही लेड अ ब्लडलेस कॉप, ठीक है, मतलब कि इसने बगैर कोई खून खराबा किए जो सीरिया की गवर्नमेंट है उस पे क्या कर लिया जी, कब्जा कर लिया। यहां तक समझ आ गया कि 1970 तक क्या मामला चला। उसके बाद देखते हैं कि 1970 के बाद लोगों ने समझा कि अब हाफिजुल असद या हफीजुल असद साहब आगे हैं, ये मुल्क को बेहतर करेंगे, अब कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। इसने क्या किया कि जो इसके राइवल थे, इसके मुखालिफिन थे, उसके खिलाफ आप कह रहे हैं इसने प्रोपोगंडा किया, उनको जेलों में डाल दिया, हाफिजुल असद ने या हाफिजुल असद ने, ठीक है, और सीरिया पे अपनी हुकूमत कायम कर दी, ठीक है जी। इसकी गवर्नमेंट में 3 पॉइंट जो मेन थे वो क्या थे जी, सेंट्रलाइजिंग अथॉरिटी विद इन हिज अलाइट। ये अलाइट का मतलब अलाइट है, एलीट क्लास जिसे बोलते हैं ना, तो डोमिनेटेड इनर सर्कल, क्योंकि इसको जो सपोर्ट करने वाले थे वो सारी एलीट क्लास थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन इसके साथ थे, मिलिट्री इसके साथ थी। तो आप कह लें कि इसे काफी ज्यादा ममालिक की जो सपोर्ट हासिल थी, तो इस वजह से इसने अपनी गवर्नमेंट को कायम किया। क्रशिंग पॉलिटिकल ओपोजिशन, जो इसके मुखालफिन थे उनको इसने क्या किया, जेलों में डाल दिया, ठीक है, और उस पर तरह तरह के इल्जामात लगा दिए। बिल्डिंग अ स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी स्टेट थ्रू मिलिट्री एंड इंटेलिजेंस एजेंसीज, क्योंकि ये खुद एयरफोर्स का एक ऑफिसर रह चुका था, तो इसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था मिलिट्री के मामलात में और इंटेलिजेंस एजेंसीज को किस तरह से वर्कआउट किया जाता है, ठीक है। तो इसके थ्रू इसने इंटेलिजेंस एजेंसीज और मिलिट्री को अपने कंट्रोल में लेके आया और उससे अपनी मनमानी हुकूमत कायम कर दी इसने, ठीक है जी। तो हफीजुल असद ने 1970 से लेकर 2000 तक इसकी गवर्नमेंट रही। आगे देखते हैं जी, उसी को हम लेके चलते हैं, डोमेस्टिक एंड फॉरेन पॉलिसीज अंडर हाफिजुल असद या हफीजुल असद, ठीक है। तो जो हफीजुल असद थे, ये एक अथॉरिटेरियन वन पार्टी सिस्टम पे बिलोंग करता था। अथॉरिटेरियन मतलब जैसे अयूब खान पाकिस्तान में आया, जैसे मुशर्रफ आया, जैसे जिया आया, ठीक है, ये सारी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी ना, कि सिंगल पर्सन पूरे गवर्नमेंट पे क्या कर रहा है, जो रूल कर रहा है। इसी तरह हाफिजुल असद सिंगल बंदा सिंगल पार्टी सिस्टम को लेके गवर्नमेंट पे क्या कर रहा था जी, रूल कर रहा था, ठीक है। इसने लोगों पे जुल्म सितम स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इसने डिफरेंट कंट्रीज के साथ अपनी पार्टनरशिप की, ठीक है। ही मेंटेन्ड स्ट्रॉन्ग टाइज विद द सोवियत यूनियन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर। अच्छा, थोड़ा सा और पीछे जाए तो जब कोल्ड वॉर 1945 में स्टार्ट हुई, जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हो गई, तो अब गैप आया कि लीडर कौन होगा। रशिया समझता था कि वो लीडर है और जो अमेरिका समझता था कि वो लीडर है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि भाई दो पॉइंट हैं, जो शख्स 2 पॉइंट में जीत गया दुनिया पे काबज वही होगा। पहला पॉइंट ये था कि जिसके पास न्यूक्लियर पावर होगी। दूसरा पॉइंट ये था कि जिसके ज्यादा से ज्यादा दोस्त होंगे, ठीक है। तो न्यूक्लियर पावर जिसके पास ज्यादा होगी और जिसके ज्यादा से ज्यादा ज्यादा अलाय होंगे, मानने वाले कंट्रीज होंगे, वही दुनिया पे क्या करेगा, हुकूमत करेगा, ठीक है। तो इसके सिलसिले में क्या हुआ कि रशिया ने सपोर्ट किया सीरिया को। सीरिया की जो गवर्नमेंट थी, बादशाही निजाम था, उसको सपोर्ट किया। लेकिन अमेरिका ने वहां पे रहने वाले लोगों जो बगावती थे, ठीक है, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट थे, उनको सपोर्ट किया। अच्छा, एक और आगे जाके हम पढ़ेंगे, इसको प्रॉपर हमने पढ़ना है जी। फिर इसने, अभी हम हाफिजुल असद की बात करते हैं जी, इसने क्या किया, 1982 की बात है, हमा मसाकर, ठीक है। ये क्या था जी, आप कह लें कि इसने जो लोग, आप कह लें कि
इसके खिलाफ उठे, इसने तकरीबन 20,000 से 40,000 लोगों का कत्ल कर दिया, हाफिजुल असद ने, ठीक है। और लोगों को, अच्छा, और अकेले नहीं किया, विद द हेल्प ऑफ रशिया। रशिया ने प्रॉपर इसको सपोर्ट किया, जिसकी वजह से इसने 20,000 से तकरीबन 40,000 लोगों को किल कर दिया, ठीक है। आगे है जी कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। हफीज प्रमोटेड एन इमेज ऑफ हिमसेल्फ एज एज द एटर्नल लीडर, कि भाई मैं ही लीडर हूं, मेरे अलावा कोई लीडर नहीं हो सकता। और बात उसने ये मनवाई भी, जब तक जिंदा रहा तब तक वही क्या रहा जी, लीडर रहा, ठीक है जी। आगे देखते हैं जी इन फॉरेन अफेयर्स। अगर फॉरेन अफेयर्स में बात की जाए तो हाफिजुल असद बहुत अच्छा शख्स था, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एंटी इसराइल था, इसराइल को सपोर्ट नहीं करता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि अमेरिका सीरिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करता था, जो बादशाह था उसको सपोर्ट नहीं करता था। तो इसी वजह से जो सीरिया की गवर्नमेंट थी वो इसराइल को सपोर्ट नहीं करती थी, फलस्तीन को सपोर्ट करती थी, ठीक है जी। यही वजह है कि जो लबनान सिविल वॉर हुई 1975 में, ठीक है, जिसके अंदर आप कह लें कि सीरिया डोमिनेंस इन लबनान अंटिल 2005। तो लबनान के अंदर जो सीरिया है उसने अपनी मिलिट्री लेके गया विद द हेल्प ऑफ रशिया, ठीक है। और लबनान के अंदर भी किसी कई एरियाज में काबज रहा। अच्छा जी, हाफिजुल असद का जो रूल है वो जब इनकी 2000 में डेथ हुई तो साथ ही इनका जो रूल है वो खत्म हो गया। हिज सन, अब पॉइंट समझने वाला है, बशरुल असद एंड ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। क्या मतलब है? जो ये जो बशरुल असद है ना, इसका सियासत में किसी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, ठीक है। इसका जो वालिद था हाफिजुल असद, वो ये चाहता था कि जो मेरा बड़ा बेटा है ना, उसका नाम बशरुल असद नहीं था, उसका नाम था बसलुल असद, ठीक है। बैसलुल असद इस तरह का उसका नाम था। वो आप कह लें कि पूरा उसने ट्रेन किया हाफिजुल असद ने उसको, कि मेरे मरने के बाद ये गवर्नमेंट को लेके चलेगा। लेकिन अल्लाह की करनी ये हुई कि 1994 में उसकी डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में, ठीक है। और क्योंकि हाफिजुल असद का ये मानना था कि जो मेरे बाद जो मेरी सीट संभालेगा मेरा बड़ा बेटा संभालेगा, और छोटे बेटे को डॉक्टर बनाते हैं, ठीक है। ये जो बशरुल असद है ये डॉक्टर था, आंखों का डॉक्टर था, सर्जरी वगैरह भी कर लेता था, ये लंदन की यूनिवर्सिटियों में पढ़ता भी रहा, प्रॉपर ट्रेनिंग ली उधर से। लेकिन जब 1994 में इसके बड़े भाई की डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में, तो बशरुल असद ने क्या किया, इसको वापस बुलाया और 6 साल इसकी ट्रेनिंग की, कि भाई बड़ा भाई तो मर गया, अब आइंदा के बाद डॉक्टरी शॉक्टरी छोड़ो, अब नया जो मेरे बाद बनेगा वो तुम हो, ठीक है। जो मेरा सक्सेसर है, जो मेरा जानशीन है वो तुम होगे, ठीक है। अब ये तुम्हारी डिग्री किसी काम की नहीं है, अब तुमने मेरी हुकूमत को संभालना है। बशरुल असद को ये अल्फाज बोले थे इसके वालिद ने, ठीक है। अदरवाइज जो इसका फादर था वो ये समझता था कि भाई जो है बड़ा बेटा है, ठीक है, उसको बनाया जाएगा। लेकिन हुआ ये कि उसकी डेथ हो गई कार एक्सीडेंट में। फिर बशरुल असद को लंदन से वापस बुलाया गया, वहां पे इसने ट्रेनिंग मुकम्मल कर ली थी, प्रॉपर डॉक्टर की आप कह लें प्रैक्टिस में था। तो यहाँ पे जब आया तो आप कह लें उसे इतना ज्यादा आइडिया नहीं था कि गवर्नमेंट कैसी होती है, इसको कैसे चलाया जाता है, क्या सिस्टम होता है, कुछ भी आइडिया नहीं था। तो 6 साल इसके वालिद ने, इसके फादर ने क्या किया, इसकी ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग के बाद इसको अपना जानशीन बनाया। 2000 में इसके फादर की डेथ होगी हाफिजुल असद की, उसके बाद बशरुल असद, जिसकी 2024 में गवर्नमेंट खत्म हुई है, तो 2000 में नया जो सक्सेसर बना, जानशीन बना या प्रेसिडेंट बना, वो बशरुल असद था। अच्छा जी, जब ये आया तो लोगों ने कहा जी ये लंदन से पढ़ा हुआ है, पढ़ा लिखा शख्स है, ये लोगों पे जुल्म सितम नहीं करेगा, नई रिफॉर्म्स लेके आएगा। अब सीरिया के अंदर कह लें कि चेंज आ जाएगा, लोग इसके आने से थोड़े से खुश भी हुए, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने अपने फादर का जो दौर है वो नहीं देखा, इसको नहीं पता था कि इसके फादर ने क्या क्या जुल्म ढाए हैं सीरिया के लोगों पे, और वो किस तरह से लेके चलता रहा, ठीक है जी। तो इसने आप कह लें कि आते साथ कई तरह के ऐलानात किए कि आइंदा के बाद ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम मुआशी लिहाज से भी बेहतर होंगे। लेकिन हुआ ये कि आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि इसको चीजों को मैनेज नहीं करना आया, करप्शन बहुत ज्यादा थी, मिस मैनेज बहुत ज्यादा थी, ठीक है। जो मुआशी हालात थे सीरिया के वो बहुत डाउन हो चुके थे। तो इसने क्या किया कि जो इसका फादर है उसकी स्ट्रेटजी अपनाना शुरू कर दी, ताकि ये अपनी गवर्नमेंट को तूल दे सके, बढ़ा सके, ठीक है, उसको लंबे अरसे तक चला सके। जब ये 2000 में आया तो सीरिया के अंदर क्या क्या मामला थे जी, हाई इन एम्प्लॉयमेंट
अनएम्प्लॉयमेंट रेट था जी, लोग बहुत ज्यादा बेरोजगार थे। सबसे ज्यादा जो आप कह लें कि यंग लोग थे या यूथ थी, ठीक है। और 2006 से लेके 2010 तक आप कह लें ड्राउट आया, कहत आया मुल्क के शाम में, सीरिया में। एग्रीकल्चर जो सेक्टर था वो तकरीबन बर्बाद हो गया। लोग आप कह लें कि सिटीज की तरफ आना शुरू हो गए, इंडस्ट्री की तरफ आना शुरू हो गए। तो इससे भी काफी ज्यादा आप कह लें जॉब्स का सामना करना पड़ा, यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का सामना। करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो ये सारे मामला थे जो इसको हैंडल करने थे। अगर ये नहीं हैंडल करता, क्योंकि इससे इतनी जल्दी हैंडल होने नहीं थे, तो इसको अपनी गवर्नमेंट का खतरा लग गया। तो इसने फिर इसको जो मिलिट्री लीडर्स थे उन्होंने बताया कि तुम्हारे फादर ने इसको किस तरह से कंट्रोल किया हुआ था, जबकि इनके दौर में भी ऐसे मामला थे कि भाई आप ब्रूटैलिटी शो करो, लोगों पे तशद्दुद करो, जो तुम्हारे खिलाफ ये करता है, उठता है, उसके साथ ऐसा मामला करो। तो इसने अपने फादर की स्ट्रेटजी अपनाना शुरू कर दी, ठीक है जी। और ये 2011 तक कंटिन्यू रही। फिर आगे देखते हैं 2011 में क्या हुआ जी। अच्छा जी। अच्छा, आपने थोड़ा सा होल्ड टाइट रखना है, क्योंकि हमारा ये लेक्चर थोड़ा सा लॉन्ग है, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। इससे आपको सीरिया की सारी हिस्ट्री समझ आ जाएगी। द सीरियन सिविल वॉर। अच्छा जी, सीरिया के अंदर सिविल वॉर हुई। अच्छा, ये सीरियन सिविल वॉर को अगर हम कहें जी अरब स्प्रिंग मूवमेंट, क्योंकि सीएसएस में जब आप इंटरव्यू देते हो तो वो पूछता है इंटरव्यूअर के भाई अरब स्प्रिंग क्या है। आप फलस्तीन का मसला पढ़ो, लबनान का पढ़ो, लीबिया का पढ़ो, बहरेन का पढ़ो, ईरान का पढ़ो, सऊदी अरेबिया का पढ़ो, और आप कह ले कि इजिप्ट का पढ़ो, जो भी मामला, आपको एक वर्ड बार बार मिलता है, अरब स्प्रिंग मूवमेंट। तो हुआ ये कि ये तुनीसिया का पढ़ो, ठीक है। तो हुआ ये कि इन सारे ममालिक में जो लोग थे वो जो इनके बादशाह थे, जो इनकी गवर्नमेंट थी, उनसे तंग आ चुके थे, ठीक है। तो लोगों ने आप कह लें कि अपने ही बादशाह के खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जब एहतजाज करना शुरू हो गया, तो सिर्फ ये वो एक मुल्क को देखते देखते दूसरे में शुरू हो गया, दूसरे से तीसरे में शुरू हो गया। तो तकरीबन पूरे वस्ती एशिया में, मिडल ईस्ट में ये एहतजाज शुरू हो गया। उसके अच्छे नताइज भी निकले और बुरे नताइज भी निकले। अच्छे नताइज क्या निकले जी? तुनीसिया के अंदर जो एक लंबी गवर्नमेंट थी, जो आप कह लें ब्रूटल गवर्नमेंट थी, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट थी, ठीक है, वो खत्म हो गई, एक नई गवर्नमेंट कायम हो गई, ठीक है। और इसके अलावा इजिप्ट के अंदर, मिस्र के अंदर एक नई गवर्नमेंट आ गई, लोगों को उनके जो बादशाह था उससे छुटकारा मिल गया। लीबिया के अंदर एक नई गवर्नमेंट आ गई, लेकिन वो जो लीबिया के अंदर नई गवर्नमेंट आई, उससे क्या हुआ कि पहले से भी हालात ज्यादा खराब हो गए, ठीक है। सीरिया के अंदर लोगों ने जब एहतजाज किया तो बहुत ज्यादा लोग थे। तो तकरीबन 5 लाख लोगों का कत्ल हुआ, जो कि बशरुल असद की गवर्नमेंट ने किया। कितने लोग? तकरीबन 5 लाख लोगों का मर्डर किया गया, किल किया गया। प्रोटेस्ट पे सरेआम फायरिंग की गई, विद द हेल्प ऑफ रशिया, विद द हेल्प ऑफ ईरान, विद द हेल्प ऑफ टर्की। ये सारे मुलव्वस थे यहाँ पे, ठीक है, कि भाई इनके खिलाफ एहतजाज करो। क्योंकि अब थोड़ा सा समझिएगा जरा, मैं यहाँ पे थोड़े एक दो पॉइंट बताने लगा जो आपको पहले नहीं समझ आए। असल में सीरिया में जो मेन कन्फ्लिक्ट था, उसमें मेन कन्फ्लिक्ट में एक था शिया सुन्नी फसादात। आपने सुना होगा शिया सुन्नी। क्यों? क्योंकि जो बादशाह था वो शिया था, बशरुल असद क्या था? वो शिया था। और उसको सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट कौन थी? तुर्की थी। उसको सपोर्ट करने वाली गवर्नमेंट कौन थी? आप कह लें कि नहीं नहीं, तुर्की इसको सपोर्ट नहीं कर रही थी, उसको सपोर्ट करने वाला ईरान था और रशिया था, ठीक है। रशिया और ईरान इसको सपोर्ट करने वाले थे बशरुल असद को। तुर्की, सऊदी अरेबिया, बहरेन और जो यूएस है, ये जो सुन्नी लोग थे, क्योंकि सुन्नियों की आबादी ज्यादा थी, अवाम में सुन्नी ज्यादा थे, गवर्नमेंट में शिया ज्यादा थे। तो जो शिया हजरात थे उनको सपोर्ट करने वाला था ईरान, रशिया। और जो अवाम थी उसको सपोर्ट करने वाला था जी अमेरिका, तुर्की, सऊदी अरेबिया, बहरीन वगैरह, ठीक है। वो सुन्नियों को सपोर्ट करते थे। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि भाई सपोर्ट करने की वजूहात क्या थी, ठीक है। अच्छा जी। तो हुआ ये कि तकरीबन 5 लाख लोगों का यहाँ पे कत्ल हो गया, ठीक है। और जो आप कह लें बाय द मिड 2011, तो आप कह लें कि लोगों ने ये समझा कि बाकी जो गवर्नमेंट है इनमें चेंजिंग आई है तो यहाँ पे भी चेंजिंग आएगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो सारे लोगों ने, क्योंकि आप कह लें यहाँ पे उसकी मिलिट्री भी थी, तुर्की की भी थी,
रशिया की भी थी, सबकी अपनी बेसिस थी, अमेरिका की भी बेस थी, ईरान की भी बेस थी, इसराइल की भी बेस थी इसके अंदर। तो सारे आपस में लड़ते रहे और बैटल ग्राउंड क्या बन गया, सीरिया। तो जिसकी वजह से तकरीबन 5 लाख लोगों की कत्ल हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं जी। सीरियन सिविल वॉर, द फ्रेगमेंटेशन ऑफ सीरिया एंड फॉरेन इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो असद रजीम में देखें जी, सपोर्टेड बाय, जो असद की रजीम थी, जो बादशाह की रजीम थी, उसको रशिया, ईरान और हजबुल्ला सपोर्ट कर रहे थे। हजबुल्ला एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ईरान की ही है, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अकॉर्डिंग टू यूएनओ। और जो सीरियन ओपोजिशन थे, जो अवाम को सपोर्ट करने वाले थे, यूएस, तुर्की और गल्फ स्टेट। ठीक है, गल्फ ये जितने भी अरब ममालक है। ठीक है जी। आगे थे कुर्दिश मलिशिया। कुर्दिश ये थे सीकिंग ऑटोनॉमी इन नॉर्दर्न सीरिया। ये आप कह लें कि ये कुर्दिश एक और लोग थे, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर है ना बलोची लोग हैं या कोई और, आप कह लें इनका अपना कल्चर था कुर्दिश का। ये आप कह लें कि सीरिया के अंदर भी बैठे हुए थे, ये तुर्की के अंदर भी थे, ये लेबनान के अंदर भी थे, ये बार बार गवर्नमेंट पे हमले करते थे। और इस वजह से कि भाई हमें हमारा राइट दो, हमें एक आजाद रियासत दो। ठीक है, इनका अपना मामला था। आईएसआईएस, ये भी आप कह लें कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी। और अदर जिहादिस्ट ग्रुप वो भी इसके के अंदर बैठे हुए थे। तो जिसकी वजह से इसके अंदर बहुत ज्यादा फसाद, क्योंकि एक कंट्री नहीं था, कोई 8 से 10 कंट्री, और आप कह ले 5 से 6 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जब एक ही कंट्री में लड़ेंगी तो उसका हाल क्या होगा। 5 लाख लोगों का कत्ल होना मामूली बात थी उनके लिए। ठीक है जी। अच्छा जी, पॉइंट नंबर ए पढ़ लिया, अब हम पॉइंट नंबर बी की तरफ आ गए जी। पॉइंट नंबर बी में क्या है जी, फैक्टर्स दैट कुड लेड टू द फॉल ऑफ असद आर डिटेल्ड एनालिसिस विद केस स्टडीज। ठीक है, कि भाई किन फैक्टर्स की वजह से जो असद की गवर्नमेंट है वो खत्म हुई थी। ठीक है, तो अभी मैंने सारे पॉइंट्स आपको टू द पॉइंट्स बताए हैं। सबसे पहला है जी, इकोनॉमिक कोलैप्स, द एक्यूलेस हील ऑफ डिक्टेटरशिप। कि भाई मुआशी हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए थे। ठीक है, जो सीरिया की इकोनॉमी थी वो बहुत ज्यादा आप कह लें कि गिरी हुई थी। और उसको सपोर्ट करने वाला कौन था, रशिया। रशिया के पास जितने पैसे होते थे वो अपने यहाँ पे स्पेंड करता रहा। ठीक है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो गई थी, करप्शन बहुत ज्यादा हो गई थी, आप कह ले पुअर गवर्नेंस थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत वीक था, इंडस्ट्रीज खराब हो गई थी, ट्रेड का मामला खराब हो गया था। क्यों? क्योंकि ऑन गोइंग वॉर की वजह से। ठीक है, फ्यूल बहुत शॉर्टेज था, ये फूड क्राइसिस आ गई थी, पोवर्टी बहुत ज्यादा हो गई थी, जिसकी वजह से असद की रजीम खत्म होनी ही थी। ठीक है, 2011 के बाद जो मामलात हुए, वो जो सीरियन सिविल वॉर हुई। ठीक है, तो केस स्टडी क्या है जी, दी फॉल ऑफ सोवियत यूनियन। आपको पता है 1991 में सोवियत यूनियन यानी कि रशिया, ये जो पाकिस्तान के साथ रियासतें नहीं है, ताजिकिस्तान, अजबकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारी, इवन के अफगानिस्तान भी, ये रशिया के कंट्रोल में होता था। तो जब अमेरिका यहाँ पे आया, यहाँ पे इनकी जंग हुई, तो रशिया ने ये इलाके छोड़ के वापस चला गया, बैकअप कर लिया। ठीक है, तो जैसे वहां पे हुआ वैसे ही सीरिया के अंदर मामला हुआ। ठीक है, सिमिलर टू द यूएसएसआर। यूएसएसआर सोवियत यूनियन को बोला जाता है और ये रशिया से बिलोंग करती है जी। तो हुआ क्या, सीरिया इकोनॉमिक पॉलिसीज आर हैविली डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड। ठीक है, क्योंकि मुल्क की अपनी इंडस्ट्री तो नहीं थी, तो जो रशिया और ईरान जितनी सपोर्ट करते थे, जितनी माली मदद करते थे, उसी से आप कह ले गवर्नमेंट अपना खाता, और या जो एलीट क्लास के लोग थे जो इसको सपोर्ट करते थे, उसी से आप कह लें कि इसका सिलसिला चल रहा था, जो सीरियन की गवर्नमेंट थी। ठीक है, तो दूसरा ये है कि मगरबी यानी कि अमेरिका ने इस पे बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दी थी कि भाई आप इससे ट्रेड नहीं कर सकते, इसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, उसके बाद ये एक आप समझिएगा सवेदा। सवेदा एक इलाका है सीरिया के अंदर जिसने हमेशा हमेशा किसको सपोर्ट किया, बशरुल असद को किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सारे एलीट क्लास के लोग रहते थे। तो आप कह लें कि जब से ये है तब से इसी के अंदर एलीट क्लास रहती थी, और वो सारे के सारे आप कह लें सीरिया की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। लेकिन 2023 के अंदर ऐसा हुआ कि सवेदा ने भी गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बंद कर दिया। ठीक है, जिसकी वजह से कोलैप्स आ गया जी। ठीक है, आगे देखते हैं जी, पॉलिटिकल आइसोलेशन एंड कंसिक्वेंसेस ऑफ द वार क्राइम्स। ठीक है, तो आप कह लें कि जो बशरुल असद है वो आइसोलेशन में चला गया। आइसोलेशन में आपको पता है कि पहले उसे ईरान और आप कह लें कि रशिया सपोर्ट कर रहा था। लेकिन 2023 के अंदर ऐसा हुआ कि ईरान और इसराइल का मामला, और ईरान और आप कह लें कि अमेरिका का मामला ज्यादा हो गया।
इसराइल ने डायरेक्ट फायरिंग स्टार्ट कर दी ईरान पे। तो ईरान अब वो आप कह लें कि उसकी गवर्नमेंट को सपोर्ट करता कि अपने मुल्क का दिफा करता, ठीक है। तो ईरान ने वो जो सपोर्ट कर रहा था सीरिया की गवर्नमेंट को, वो काफी हद तक कम हो गई। और रशिया और यूक्रेन का मसला शुरू हो गया बहुत ज्यादा, ठीक है। तो रशिया ने अपनी जो फौजें हैं आप कह लें सीरिया के अंदर थी, वो काफी हद तक बैकअप कर ली और उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर दिया। तो जब उसको फाइनेंशियली सपोर्ट करना बंद कर दिया, ठीक है, तो उस वजह से अब, क्योंकि सबसे बड़े जो गवर्नमेंट के सपोर्टर थे यही थे, तो जब ये वापस गए तो बशरुल असद का खात्मा लाजमी हो गया। क्यों? क्योंकि इतने बड़े ममालिक उन्होंने बैकअप कर लिया, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर छोटी छोटी बहुत ज्यादा डिटेल्स हैं जो स्लाइड्स के अंदर आपको मिल जाएंगी, ठीक है, लिखी हुई है। अच्छा जी, केस स्टडी स्लोबन मिलोजेविक एंड यूगोस्लेविया, ठीक है। स्लोबन मिलोजेविक ये सर्बियन लीडर था। इसने क्या किया था? ये अच्छा, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी पॉलिटिकल साइंस है या आईआर है, उसके अंदर इनकी काफी डिटेल्स है। तो आपको अगर ये छोटी छोटी डिटेल्स यहाँ पे समझ आ गई तो बाद में आपको इसको एक्सप्लोर करना आपके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। मिडल ईस्ट समझ आ जाएगा। आज का लेक्चर समझने से आपको मिडल ईस्ट की तकरीबन हाफ हिस्ट्री समझ आ जाएगी। अच्छा जी, ये जो स्लोबोदन मिलोजेविक था, जो कि सर्बियन लीडर था, इसने यूगोस्लेविया जो वार थी 1990 के अंदर हुई थी, इसने भी सेम किया था कि भाई लोगों पे आप कह लें कि तरह तरह के इल्जामात लगाए, उन पे बम्बार्डमेंट की, लोगों को मारा, इकोनॉमिक कोलैप्स आया, पॉलिटिकल कोलैप्स आया, ठीक है। और उसके बाद 2000 के अंदर इसकी गवर्नमेंट खत्म हो गई, ठीक है। तो भाई सिर्फ यहाँ पे सीरिया में ऐसा नहीं हुआ, सर्बिया में भी ऐसा ही हुआ। कंपैरिजन टू सीरिया, इसका कंपैरिजन है सीरिया के अंदर कि भाई किस तरह से हुआ। देखिए, इफ इकोनॉमिक प्रेशर इंक्रीजेस इवन हिज allies सच एज रशिया और ईरान में अबंडन हिम टू प्रोटेक्ट देयर ओन राइट्स, ठीक है। तो भाई जब उनकी अपने मामला शुरू हो गए, उनकी अपनी जंग किसी और के साथ शुरू हो गई, तो उनका जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो गया किसके अंदर जी? सीरिया के अंदर खत्म हो गया। तो बशरुल असद को जो सपोर्टिव थी, जो सपोर्ट थी इतने सालों से, वो 2023 के अंदर आके बहुत कम हो गई, ठीक है। आगे जी, इंटरनल डिसेंट एंड प्रोटेस्ट मूवमेंट। दूसरा ये कि इसे जो आप कह लेंगे इसके कंट्री के अंदर वाले जो मामला थे, लोगों का एहतिजाज करना, आए दिन आप कह लें कि सड़कें ब्लॉक कर देना, ठीक है। तो इससे बहुत ज्यादा परेशान था जो बशरुल असद था, ठीक है। क्योंकि इसने करप्शन के मामलात और बाकी जो भी मामला थे रिलीजियस, तो सरे फहरिस्त था, ठीक है। तो इस वजह से भी इसकी जो गवर्नमेंट है वो खत्म हुई। केस स्टडी ये है कि होसनी मुबारक इजिप्शियन रेवोल्यूशन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो हुस्नी मुबारक था, इसने तकरीबन मिस्र पे 30 साल हुकूमत की, ठीक है। जब इसने 30 साल हुकूमत की तो इसने भी वही मामला किया जो बशरुल असद ने या हफीजुल असद ने मामला किया हुआ था अपनी लोगों के साथ, कि करप्शन करना, लोगों का सरेआम कत्ल करना, सारे मामला जो सीरिया के थे वैसे ही होसनी मुबारक ने इजिप्ट को इस तरह से कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन जो 2011 के अंदर, 2011 के अंदर अरब स्प्रिंग आई, तो ये जो होसनी मुबारक था जो इजिप्शियन रूलर था, 30 साल बाद उसकी गवर्नमेंट खत्म हो गई, ठीक है। तो ये एक आप कह लें कि अच्छा मामला था। तो आप कह लें सीरिया के अंदर भी ऐसा ही हुआ, ठीक है। तो केस स्टडी यही है कि आपने सिमिलैरिटी शो करवानी है कि हाँ इस कंट्री में भी ऐसा हुआ, सीरिया में भी ऐसा हुआ। अच्छा जी, फॉरेन प्रेशर एंड मिलिट्री थ्रेट। तो आप कह लें सीरिया जो है वो एक बैटल ग्राउंड बन गया था जिसमें रशिया, ईरान, यूएस, तुर्की, इसराइल सारे आपस में लड़ रहे थे। तो ये आप कह लें कि एक बैटल ग्राउंड बन गया था। और इसमें हर तरह का जो सेक्टर है वो तबाह बर्बाद हो गया था। अब गवर्नमेंट करनी है तो किन लोगों पे करनी है, ठीक है। तो इसी वजह से जो आप कह लें बशरुल असद की गवर्नमेंट खत्म हुई। केस स्टडी में क्या है जी, फॉल ऑफ सद्दाम हुसैन। सद्दाम हुसैन का 2003 में खात्मा हुआ, ठीक है। तो सद्दाम हुसैन जो कि इराक का रूलर था, जो कि आप कह लें कि वहां के लोगों को आप कह लें कि बहुत ज्यादा अमेरिका ने क्या किया, मिलिट्री एड दी, लोगों को हथियार दिया कि आप अपनी जो गवर्नमेंट है उसके खिलाफ जाओ, ठीक है। तो वहां पे जो रेबल हैं, जो टेररिस्ट पार्टी हैं, उन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ अमेरिका का असला यूज करके सद्दाम हुसैन को कैप्चर किया और उसको फांसी लगा दी गई, ठीक है। जो कि इराक वालों के लिए अच्छा था, लोग उसको थोड़ा सा अच्छा समझते थे। लेकिन जो अमेरिका ने इसमें इंटरवेंशन की, ठीक है, अमेरिका ने लोगों को उसके खिलाफ उभारा और आखिरकार सद्दाम हुसैन का 2003 में भी खात्मा हो गया, ठीक है।
तो इसी तरह सीरिया में भी हुआ। तो कहने का मतलब जैसे सीरिया में हुआ, इराक में भी वैसा हुआ, जैसे सीरिया में हुआ इजिप्ट में भी वैसा हुआ, जैसे सीरिया में हुआ लीबिया में भी वैसा हुआ, जैसे सीरिया में हुआ वैसा आप कह लें कि ये सोवियत यूनियन का अफगानिस्तान के मामले में भी हुआ। ठीक है, तो ये सिर्फ सीरिया की कहानी नहीं है, पूरे मिडल ईस्ट का ऐसा मामला थे। क्योंकि जो असद है वो फॉरेन एड पे बहुत ज्यादा सपोर्ट करता था, इसी तरह सद्दाम हुसैन भी जो फॉरेन सपोर्ट है अपनी लोकल इंडस्ट्री पे ज्यादा फोकस नहीं करता था। ठीक है, हाँ मुस्लिम उसको थोड़ा सा अच्छा समझते थे, लेकिन उसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसीज थी, अपने लोगों को वो बेहतर लाइफ नहीं दे पाया। ठीक है, अच्छा जी, मिलिट्री डिफेक्शन एंड लीडरशिप स्ट्रगल, तो यही है मुअम्मर कदाफी एंड लीबिया। मुअम्मर कदाफी का आपने नाम सुना ही होगा। ठीक है, लीबिया के। अच्छा, हमारे पास फ्यू सेकंड्स लेफ्ट है, आपने दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसे ही एंड हो जाए।